Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter, our environment. So, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, फिर हमने ये देखा था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो चलिए इनको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम आगे की स्टडी को इजी कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके रहते हैं। या मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर मैं एक तालाब की बात करूं तो एक तालाब में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जो भी पेड़ उग रहे हैं उस तालाब में, जो भी पानी है, तालाब के अंदर जो मिट्टी है, उसमें रहने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब साथ में मिलकर के बना लेते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम कुल मिलाकर के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मिलकर बनता है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे अगर मैं तालाब की बात करूं तो तालाब में मछलियां रहती हैं। ओके, तालाब में कछुए रहते हैं। ओके, तालाब में कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, तालाब में और केकड़े वगैरह रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है तालाब की। तालाब के जो पेड़ हैं, काई वगैरह होती है, उसके अंदर एल्गी हो जाती है। ओके, और छोटे छोटे पेड़ होते हैं तालाब के नीचे, तो वो सब मिला करके बायोटिक कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है तालाब में? तालाब का पानी, तालाब की मिट्टी, तालाब के अंदर जो पत्थर हैं। ओके, तालाब का टेम्परेचर कितना रहता है, तालाब में बारिश होती है या नहीं, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, वहाँ पर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो यही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिल करके एक इकोसिस्टम बना लेते हैं, उसका नाम है पॉन्ड इकोसिस्टम। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को आप ले लीजिए, चाहे कोई खेत ले लीजिए, चाहे किसी घर को ले लीजिए, एक छोटी सी पानी की बूंद को ले लीजिए, ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है, अब हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी समझ लिया है क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो आई होप बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ओके, देखिए, ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे पेड़ जो होते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे बड़ा सा ट्री हो, वो सब के सब क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि एक वही हैं पूरी दुनिया में जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गेनिज़म होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए। ओके, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड। ओके, प्रोड्यूसर्स अपना खुद का खाना खुद से ही बनाते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर्स खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। ओके, तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खा करके अपनी एनर्जी लेते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। जैसे प्रोड्यूसर्स क्या हो गई? घास, दूसरे पेड़। ओके, अब बकरी ने घास को खाया तो बकरी हो गई क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, बकरी हो गई कंज्यूमर। ओके, अब बकरी को सपोज़ करते हैं कि शेर ने खा लिया, तो शेर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, अब शेर को इंसान ने मार के खा लिया, अगर, वैसे तो वैसा होता नहीं है बट फिर भी, तो इंसान हो गया टर्शरी कंज्यूमर। ओके, अब अगर शेर अपने आप मर जाता है तो ज़मीन में उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ओके, अगर कोई जानवर दूसरे नहीं खाए तो शेर को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो खा ही जाएंगे, तो वो कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो शेर को या किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग चीज़ को खा जाते हैं। आप घर पे कोई सब्जी हो, उसको अपने आसपास के एरिया में, खेत में, कहीं पर भी फेंक दीजिए, थोड़े दिन बाद वो क्या होगा? गायब हो जाएगी। वो गायब नहीं होती एक्चुअली, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। ओके, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस सब्जी को खा जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं यही कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। ओके, तो आई होप आपको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करने का मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है कोई भी, मतलब जैसे सपोज़ मैं पेड़ों की बात करूँ, पेड़ ही तो प्रोड्यूसर है, पेड़ ही तो प्रोड्यूसर हैं। जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। ओके, और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो वो प्रोड्यूसर होते हैं, बट वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते इन्वायरमेंट में। सबसे ज़्यादा जिनको सबसे सही प्रोड्यूसर माना जाता है वो हैं हमारे पेड़। ओके, हरे भरे पेड़। तो जो ये पेड़ हैं उनको जो भी चीज़ खाती है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा खाए, चाहे वो बकरी खाए, चाहे गाय खाए, ओके, चाहे ग्रास हॉपर खाए, कोई भी चीज़ अगर पेड़ों को खाती है, ओके, चाहे वो बंदर खाएं, कोई भी चीज़ डायरेक्टली खाती है तो पेड़ों की एनर्जी उनको मिलती है। ठीक है, फिर सपोज़ किसी कीड़े ने घास को खाया, ठीक है, घास से उसको एनर्जी मिली। अब उस कीड़े को सपोज़ मेंढक ने खा लिया या चूहे ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली जो एनर्जी उसने घास खा के ली थी वो चूहे को मिल गई या मेंढक को मिल गई। ओके, तो कुल मिला करके कोई भी कंज्यूमर होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड होगा। डायरेक्टली का मतलब है या डायरेक्ट पेड़ को खा ले या किसी ऐसे को खा ले जिसने पेड़ को खाया हुआ है, ये इनडायरेक्ट वे हो गया। ठीक है, डायरेक्ट वे क्या हो गया, डायरेक्टली पेड़ को ही खा लेना। जैसे हम सब्जियां बनाते हैं तो डायरेक्ट पेड़ों को खा लेते हैं, तो हम तो डायरेक्ट कंज्यूमर हो गए। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे जो मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं, बकरियों को खाते हैं, ओके, तो बकरियों ने घास खाई, इंसानों ने बकरी को खाया, तो ये इनडायरेक्ट कंज्यूमर हो गए। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। तो consumers कौन होते हैं? consumers वो organism होते हैं जो directly या indirectly dependent होते हैं दूसरे organisms पे या producers पे या दूसरे consumers पे, तो वो कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक ग्रास हॉपर है, वो ग्रास खाता है, ठीक है, ग्रास हॉपर ग्रास खाता है, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को अगर चूहे ने खा लिया तो चूहा कहला गया क्या, कंज्यूमर। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स है प्रोड्यूसर, प्लांट्स को खाया हम लोगों ने तो हम क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, हम क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर की डेफिनीशन है। जो प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना खाना लेते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर। वो कंज्यूमर खुद से अपना खाना नहीं बना पाते। ओके, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। ऐसी जो हमने एक्वेरियम बनाया था कल, ऐसा बोला था कि हम एक्वेरियम बना के देखते हैं, एक्टिविटी थी उसमें। तो अगर हम एक्वेरियम को साफ़ नहीं करते हैं, सालों तक वो गंदा पड़ा रहता है, तो उसमें रहने वाले जो जानवर और जो पेड़ हैं वो सब मर जाएंगे धीरे धीरे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? क्या आपने कभी सोचा है जब कोई जीव मर जाता है तो क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े कीटाणु होते हैं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके खा जाते हैं। ओके, और वो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में मिल जाता है, पता भी नहीं चलता है, मतलब उसको कीड़ों ने पूरी तरह से खा लिया है। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह, ये जो भी जीव मरता है उसके शरीर को, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से को वो खा जाते हैं। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डीकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plants। तो होता क्या है, जो भी जीव मरता है इस धरती पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो ज़मीन में गिर जाता है। ओके, वो ज़मीन में गिरता है या ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो
क्या होता है कि जब वो गिरता है ज़मीन में, मरने के कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी सी गिलहरी, चूहा या कुछ भी, वो गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता एक्चुअली, छोटे छोटे यही बैक्टीरिया, फंगस और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, ये उस मरे हुए जानवर को पूरी तरह से खा जाते हैं। ओके, पूरी तरह से कोई भी हिस्सा नहीं बचता, कोई भी हिस्सा नहीं बचता उस ऑर्गेनिज्म का। ओके, कोई भी हिस्सा उस ऑर्गेनिज्म का नहीं बचता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ये जो डीकम्पोजर्स हैं जो किसी भी जीव को खा सकते हैं, ये कितने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। मतलब ये किसी भी जीव के हर एक हिस्से को खा जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्लियर हो गया होगा क्या होते हैं। These microorganisms are decomposers as they break down the complex organic substance into simple or inorganic substance that go into the soil. अब ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जो भी जानवर मर रहा है उसका शरीर हो गया, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो जब वो खाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज़ कर देते हैं मिट्टी में। जैसे उन्होंने खाया किसी जानवर को, तो उसके अंदर मौजूद कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो मिट्टी में पहुंच जाता है। अब वही कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है वो दूसरे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे प्लांट्स के लिए वो तो बहुत ही ज़्यादा मैन्योर का काम कर रहा है, फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। ओके, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, उनके लिए ये पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। तो ज़मीन में मिलने के कारण जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। ओके, what will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? Will the natural replenishment of the soil takes place? Even if the decomposers are not there, अगर decomposers नहीं होंगे तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होगा, बट बहुत धीरे होगा। decomposers के कारण बहुत ही तेज़ी से नेचुरल रिप्लेनिशमेंट हो जाता है सॉइल का। रिप्लेनिशमेंट का मतलब उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। ओके, नेचुरल तरीके से। एक्टिविटी 15.2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animals which would eat others? क्या एक एक्वेरियम बनाते समय आपने इस बात का ध्यान रखा है? बिल्कुल ही रखा होगा कि ऐसे किसी जीव को ना डालें, ऐसे किसी लिविंग थिंग को पानी में ना डालें जो दूसरे लिविंग थिंग्स को खा सकता है। ओके, सपोज़ आपने छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी, फिर एक पिराना मछली डाल दी, वो पिराना मछली पूरी मछलियों को खा गई। तो ऐसा कोई भी उस पर जीव या कोई भी मछली वगैरह नहीं डालनी है जो दूसरे मछलियों को या दूसरे जीवों को खा जाए। ओके, तो हम ये एक्वेरियम बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखते हैं, या एक्वेरियम लेते समय या ख़रीदते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ग्रुप्स बनाकर हमको ये डिस्कस करना है कि कैसे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट रहते हैं? ये फूड चेन के थ्रू डिपेंडेंट रहते हैं। अब फूड चेन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो घास होती है या जो प्लांट्स होते हैं उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं। ठीक है, सपोज़ ग्रास हॉपर ने घास को खाया। ठीक है, ग्रास हॉपर जो टिड्डा होता है उसने घास को खाया। ठीक है, अब उस ग्रास हॉपर को चूहे ने खा लिया। ठीक है, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को ईगल ने खा लिया। तो ये एक तरह की सीक्वेंस बन जाती है, एक तरह की फूड चेन कहलाती। ओके, तो इसी तरह की एक एक्वाटिक फूड चेन को आपको लिखना है या बनाना है। ठीक है, सॉरी। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वाई और वाई नॉट? जो भी आपका फूड चेन है उसके किसी भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप इम्पोर्टेंट बताएंगे? अगर बताएंगे तो क्यों, नहीं बताएंगे तो क्यों नहीं बताएंगे, ये आप खुद सोचिए। ओके, चलिए अब हम फूड चेन और फूड वेब्स की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, और दूसरा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए। ओके, कि फूड चेन कितनी इम्पॉर्टेंट होती।
In activity 15.4 we have formed a series of organisms feeding one on another. एक्टिविटी 15.4 में हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिजम्स की सीरीज़ थी, सीरीज़ मतलब लाइन से एक ऑर्गेनिजम्स को लिख दिया गया था जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन. ये जो सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग बायोटिक लेवल पे फूड चेन बनाते हैं. ओके क्या बनाते हैं? फूड चेन बनाते हैं. ओके ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. हर स्टेप जो है फूड चेन का वो ट्रॉपिक लेवल बनाता है. सपोज सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसमें प्रोड्यूसर आते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स आते हैं. फिर ऊपर कंज्यूमर आते हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली खाने वाले. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ये सारे एक तरह का क्या बना लेते हैं? ट्रॉफिक लेवल बना लेते हैं. देखिए यहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल का एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे नीचे वाला जो एक ट्रायंगल बना हुआ है उसमें जो ट्रायंगल का बेस है, इसका मतलब ये है बेस बड़ा है. बेस बड़ा है मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं. ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ओके तो प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा लिखा हुआ है. उसके प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स वो प्रोड्यूसर्स से कम होते हैं. ओके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर बहुत ही कम होते हैं. जैसे आप देखेंगे कीड़े मकोड़े जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है लेकिन अगर आप टर्शरी कंज्यूमर को देखेंगे जैसे शेर हो गया, शेर उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं इस दुनिया में. ओके तो विद द डिक्रीज इन नंबर ये जो ट्रायंगल है वो छोटा होता जा रहा है. बेस इसका बड़ा है मतलब जहाँ पर प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है इस ट्रायंगल में वो बड़ा है. क्यों बड़ा है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ओके प्रोड्यूसर्स मतलब पेड़ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. प्रोड्यूसर्स को खाने वाले थोड़े कम, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सबसे कम. ओके तो ये पूरा एक तरह का पूरी सीरीज़ दी हुई है. ओके ईच स्टेप और ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. हर स्टेप जो है हर लेवल जो है वो ट्रॉफिक लेवल बनाता है. द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं. वो सबसे नीचे हैं. ओके वो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट सब जगह प्रेजेंट होते हैं. ठीक है फिर उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले. ग्रीन प्लांट्स की खास बात मैं आपको बता देता हूँ. ये सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है एक और चीज़ मैं अच्छी बताता हूँ आपको. एक होता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन. लिंडमैन करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 10% लॉ दिया था. इस 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी यूटिलाइज़ करते हैं. ठीक है सपोज सूरज से आ रही है 100 किलो कैलोरी एनर्जी. ओके तो 100 किलो कैलोरी एनर्जी एक ट्री ने, एक पीपल के ट्री ने या एक ट्री ने एब्जॉर्ब कर ली. वो 100 किलो कैलोरी एनर्जी एक ट्री ने एब्जॉर्ब कर ली. अब उस ट्री को जो भी खाएगा उसको 10% एनर्जी मिलेगी, मतलब उसको 10 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी. ओके अब सपोज़ उस ट्री को बकरी ने खा लिया. ठीक है उस ट्री को, उस पेड़ को बकरी ने खा लिया तो बकरी को उस 100 का सिर्फ 10th पार्ट मिलेगा, 10% मिलेगा. ओके तो उसको सिर्फ 10 किलो कैलोरी मिलेगी. ठीक है अब बकरी को अगर शेर खाएगा तो उसको उस 10 का 10% मिलेगा, मतलब 1 किलो कैलोरी मिलेगी. तो जो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ जो एनर्जी मिलती है हमको, जैसे ग्रीन प्लांट्स खुद से अपना खाना बनाते हैं तो उनमें एनर्जी होती है 100%. ग्रीन प्लांट्स को जो खाता है तो उसको उस 100% की 10% एनर्जी ही मिलती. ओके सिर्फ उसको 10% एनर्जी मिलती. फिर उसको जो खाएगा उसको भी 10 मिलेगी, उसके बाद वाले को जो खाएगा उसको भी 10 मिलेगी. ओके तो कुल मिलाकर के ये 10% लॉ होता है लिंडमैन का. ठीक है मतलब अगर एक ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया तो ग्रास में अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी तो ग्रास हॉपर को 10 ही मिलेगी. अब ग्रास हॉपर को जो खाएगा उसको 1 मिलेगी. ठीक है अब जो ग्रास हॉपर को सपोज चूहे ने खाया तो चूहे को 1 मिलेगी, चूहे को जिसने खाया उसको 0.1 मिलेगी. तो ऐसे कर करके एनर्जी का 10% लॉस, 10% ही मिलती है एनर्जी कुल मिला के. यही होता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन. ओके
The autotrophs or the producers are at first the trophic level, are at the first trophic level. जो autotrophs या producer होते हैं वो पहले trophic level में होते हैं. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumers. ये solar energy को fix करते हैं. solar energy को fix करने का मतलब solar energy की मदद से ये photosynthesis process से अपना खाना बनाते हैं. अब इनको खाने वाले कौन होते हैं? ये प्लांट्स को खाने वाले होते हैं हर्बीवोर्स. ओके, हर्बीवोर्स कहलाते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई. तो ये सारे हर्बीवोर हैं. ओके, तो हर्बीवोर को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. हर्बीवोर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. फिर हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है. छोटे छोटे जो कार्निवोर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो हर्बीवोर को खा लेते हैं. जैसे सपोज बकरी को अगर किसी भेड़िए ने खा लिया तो भेड़िया क्या है? एक सेकेंडरी कंज्यूमर है. भेड़िए को अगर किसी शेर ने खा लिया, शेर टर्शरी कंज्यूमर है. तो ऐसे कर करके लेवल बढ़ता जाता है. द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड. स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड एंड द लार्जर कार्निवोर्स और द टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो सबसे नीचे होता है उस पर प्रोड्यूसर आते हैं. प्रोड्यूसर को खाने वाले सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर. फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी को खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर. ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाती है. फिर वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी. जो खाना हम खाते हैं वो एक तरह का फ्यूल की तरह काम करता है. जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो गाड़ी चलती है, जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी. वैसे ही हमारा शरीर भी होता है. हम जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा. तो खाना हमको एनर्जी देता है. ओके, खाना हमको एनर्जी देता है. ठीक है. Thus, the interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. तो जो इंटरेक्शन होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का, जैसे हम इंसान हैं, हम गाय वगैरह को खाना देते हैं तो गाय हमसे इंटरेक्ट कर रही. ठीक है. और जैसे गाय वगैरह हैं वो घास खाती हैं तो गाय घास से इंटरेक्ट कर रही. ओके, तो कुल मिला के जब जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है तो ये इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना रहता है. तो ये जो एनर्जी मिलती है, दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. ये जो एनर्जी है ये सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है. कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? जो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट से. ठीक है. और उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये सारी एक्टिविटीज़ को चलाने में मदद करती है. ओके. द एनर्जी गोज़ टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स. यही एनर्जी ट्रेवल करती जाती है ट्रॉपिक लेवल में. ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये एनर्जी ट्रेवल करती, कैसे ट्रेवल करती है? सपोज़ घास में एनर्जी है पूरी की पूरी. ठीक है. 100 किलो कैलोरी एनर्जी है. उस घास को अगर किसी सपोज़ करिए किसी बकरी ने खाया तो बकरी में उसका 10% आ जाएगा. ठीक है. यानी 10 किलो कैलोरी आ जाएगी. ठीक है. अब बकरी में भी तो वही एनर्जी आई. ओके. फिर उस बकरी को जो भी खाएगा उसमें 10% आ जाएगी. ठीक है. किसका 10%? जो बकरी के पास है. बकरी के पास कितनी थी? 10. ओके. तो 10 का 10% 1 होता है. ओके. फिर तो कुल मिलाकर के ऐसे चीज़ें चलती जाती. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज़ टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स. जो ऑटोट्रॉप्स हैं यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको खा करके जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती. ठीक है. कंज्यूमर्स को खा करके डिकम्पोजर्स को एनर्जी मिलती. और डिकम्पोजर्स जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उससे वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं. ठीक है. और वापस से प्रोड्यूसर पैदा होने लगते हैं. ठीक है. तो ये पूरी एक साइकिल चलती जाती है. However, as we saw in previous chapter, the on sources of energy, when one form of energy is changed to other, जब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. कुछ एनर्जी जो है वो environment में लॉस हो जाती, कुछ एनर्जी environment में चली जाती. ओके. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that जो flow of energy है इन्वायरमेंट में वो
अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कंज्यूमर्स ने जो भी एनर्जी सूरज से ली वो एनर्जी चली गई, प्रोड्यूसर्स ने जो भी एनर्जी सूरज से ली वो एनर्जी चली गई कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स से जो एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर पे चली गई, सेकेंडरी से टर्शरी पे चली गई। टर्शरी वाला अगर मरा तो उसको डिकम्पोजर्स ने खाया तो डिकम्पोजर्स के पास चली गई। तो ये एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में घूमती रहती है। ओके, द ग्रीन प्लांट्स in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। देखिए क्या होता है, सूरज से अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी आ रही है तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो 1% लेते हैं, यानी 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। ओके, 10 किलो कैलोरी कौन लेगा? ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब ग्रीन प्लांट्स को जो खाएगा वो उसका 10% लेगा। ओके, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा लेते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट। बहुत सारी एनर्जी, लगभग 90% एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो कहाँ चला जाता है? डाइजेशन में, ठीक है, और काम करने में, और जो रेस्ट है, जो बाकी का है, वो रिप्रोडक्शन और दूसरी एक्टिविटीज़ ग्रोथ में चला जाता है। एनर्जी यहाँ यूज़ होती है। देखिए 3-4 जगह यूज़ होती है। जो एनर्जी मिलती है किसको? प्लांट्स को। कहाँ से? सूरज से। ओके, सन से जो एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी का 1%, सिर्फ 1% जो है वो प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस 1% का 10% कौन यूज़ करता है? जो उन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो बाकी की एनर्जी वो कहाँ जाती है। तो बाकी की एनर्जी मैं आपको बताता हूँ। बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाती है, या फिर डाइजेशन जो भी होता है उसमें चली जाती है, फिर ग्रोथ में चली जाती। ओके, तो एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाती। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड इज ईटन इज टर्न्ड An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers। सिर्फ 10% जो फूड की एनर्जी है वही अगले लेवल पे शिफ्ट होती। ओके, 10% से ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट नहीं होती। Therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers। तो कुल मिलाकर के 10% वो एक वैल्यू है। उस वैल्यू की एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ़्लो होती रहती है। जैसे प्लांट्स को जिसने भी खाया होगा उनको प्लांट्स की 10% एनर्जी मिलेगी। अब जिसने भी उस प्लांट को खाया होगा, अगर उसको कोई खाता है तो उसको 10% मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे कर करके 10% एनर्जी जो है फ़्लो होती रहती है। यही होता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। ओके, Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of 3 or 4 steps। तो क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी जो है वो बहुत कम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। आप खुद ही सोचिए, सूरज से जो एनर्जी, जो सूरज की सनलाइट पड़ रही थी, जो सन की सनलाइट पड़ रही थी प्लांट्स पे, तो उस सनलाइट का प्लांट सिर्फ 1% यूज़ कर पाते हैं। और उस 1% से जो भी एनर्जी उनको मिलती उसका 10%, सोचिए उसका 10% कौन लेता है? उसका 10% लेता है जो उस प्लांट को खाते हैं। सपोज सूरज से मिली 10,000 किलो कैलोरी, 10,000 किलो कैलोरी सनलाइट पड़ रही है किसी प्लांट में, तो वो प्लांट उसका सिर्फ 100 किलो कैलोरी यूज़ कर पाएगा। वो प्लांट के अंदर सिर्फ कितनी आएगी? 100 किलो कैलोरी। अब जो 100 किलो कैलोरी है वो प्लांट के अंदर है अभी, ठीक है। अब उस प्लांट को किसी बकरी ने खा लिया तो उस 100 का 10% यानी 10 किलो कैलोरी उस बकरी के पास आएगी, ठीक है। अब उस बकरी को किसी शेर ने खा लिया तो उस शेर के पास 1 किलो कैलोरी आएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही। इसीलिए फूड चेन जो है वो छोटी होती, वो 3 या 4 स्टेप की ही होती, उससे ज़्यादा बड़ी फूड चेन नहीं होती। ओके, तो आप खुद ही देखेंगे यहाँ पर कुछ फूड चेन्स बनी हुई हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप देखिएगा,
सबसे नीचे से चालू होती है फूड चेन, तो सबसे नीचे हर जगह आप देखेंगे कि प्लांट्स ही मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर। ओके, तो प्रोड्यूसर को ही खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं हम, सबसे लेफ्ट साइड में ए, ठीक है। डियर जो है, डियर ने इन प्लांट्स को खाया। ओके, डियर ने इन प्लांट्स को खाया। डियर को टाइगर ने खाया। डियर को किसने खाया? टाइगर ने खाया। तो जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं। तो जो डियर है जो प्लांट्स को खा रहा है, टाइगर तो प्लांट्स को खाता नहीं है डायरेक्ट, तो डियर जो प्लांट्स को खा रहा है, डियर है क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। टाइगर डियर को खा रहा है, टाइगर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सपोज करिए ये जो प्लांट है उसमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। डियर ने उसको खाया, डियर ने खाया, डियर के पास आती है सिर्फ 10%, यानी 10 किलो कैलोरी, ठीक है। अब डियर को टाइगर ने खाया, टाइगर के पास सिर्फ 1 किलो कैलोरी आती है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए ये फूड चेन का साइज़ इतना छोटा है। फिर अगले लेवल पे जाते हैं हम, घास है, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ठीक है, ये वल्चर ने खाया। तो ये पूरा एनर्जी का ट्रांसफ़र है सेकंड फूड चेन में, जो बी में दी हुई है। सी में देखिए, ये जो प्लांट दिया हुआ है इसको स्कॉर्पियन ने खाया, स्कॉर्पियन को फिश ने खाया, फिश को बगुले ने खाया, स्टोर्क ने खाया, ओके, हेरन ने खाया। तो ये देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ दी हुई है ना, कि सपोज़ ये जो प्लांट है ये 100 किलो कैलोरी लेता है, तो जो स्कॉर्पियन है उसको 10 किलो कैलोरी मिलेगी, ठीक है। अब उस स्कॉर्पियन को जब फिश खाएगी, ठीक है, तो फिश को 1 किलो कैलोरी मिलेगी, और फिश को जब ये बगुला खाएगा तो उसको 0.1 किलो कैलोरी मिलेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर। ओके, तो ये है पूरा अपना फूड चेन का सिस्टम। ये सारी फूड चेन आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं तो ये बना लेती हैं फूड वेब। ओके, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो वो बना लेती हैं फूड वेब। ओके, चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। लोअर ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है? लोअर ट्रॉपिक लेवल मतलब होता है प्लांट्स। ओके, प्लांट्स कितने सारे होते हैं आप खुद सोचिए, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ऑफ प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्लांट्स ही होते हैं। ओके, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स में वेरी ग्रेटली। जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है, लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जो फूड चेन की लेंथ है, फूड चेन की जो लेंथ है, ओके, और कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाता है। जैसे सपोज करते हैं घास है, तो घास को ग्रास हॉपर भी खा रहा होगा, ओके, घास को गाय भी खा रही होगी, बकरी भी खा रही होगी। तो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ को खा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेब। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? फूड वेब बना लेती हैं। तो आई होप आज का लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स आए आपको फूड चेन, फूड वेब, या कोई भी ऐसा स्टेप नहीं समझ में आया हो जो बुक में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिएगा। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।